हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 10 ऑफ आवर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं 150 डेज हार्ड चैलेंज। और इस हार्ड चैलेंज में वी आर व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग इज कि जितने भी पीवाईक्यूज है यूपीएससी के, जितने हम एनालाइज कर सके, हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ उन पीवाईक्यूज को एनालाइज करने की, बल्कि उनके ऑप्शंस पे इस तरीके से रिसर्च करने की, ताकि अगर फ्यूचर में आपको वहां से कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका मिस ना हो। साथ में हम यहाँ पे ये भी कोशिश करते हैं कि यूपीएससी के एग्जामिनर ने लैंग्वेज के थ्रू जो आपके लिए कुछ ट्रैप्स सेट करके रखे होते हैं, राइट, उन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करने, उस लैंग्वेज से फेमिलियर होने की भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा यहाँ पे फजी दिख रहा होगा, राइट। और अगेन, उन लोगों के लिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में डालता हूँ, जो पहले लर्नर है यहाँ पे, उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या इधर, मतलब इसमें इतनी डिजाइनिंग क्यों हुई है इस पेज में। बेसिकली ये मेरी अपनी रिस्पॉन्स शीट है 2023 प्रीलिम्स की। अभी हम इसके क्वेश्चन को डेली एनालाइज कर रहे होते हैं यहाँ पे और रिसर्च कर रहे होते हैं इन पे, राइट। और ये मैंने इसलिए स्कैन करके डाली हुई है, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डाउनलोड कर लूँ यूपीएससी की वेबसाइट से साफ शीट, लेकिन इसलिए डाली है ताकि मैं ये बता सकूं कि मेरा अपना थॉट प्रोसेस एग्जामिनेशन हॉल में क्या था, क्या कुछ ऐसी गलतियां करी जो मैंने मिस रीड किया चीज़ों को, या फिर क्या कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से आई वाज एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, ठीक है, जीएस पार्ट इन ऑल माय 3 अटेम्प्ट्स, राइट। देखो, ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, राइट। यहाँ काउंसिल है, मैंने इसे मिसरीड कर दिया, मुझे लगा ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात हो रही है। अब देखो, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है, स्पेशली ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप इंडिया और यूएसए के बीच हमने ऑलरेडी, ठीक है, सुनी होती है, पढ़ी होती है कि इंडिया एंड यूएसए आर हैविंग अ ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो मुझे लगा इंडिया के रेफरेंस में यहाँ पे एग्जामिनर ने ये फंसाने की कोशिश की होगी। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि मैंने ये काउंसिल नहीं पढ़ा। अगर काउंसिल पढ़ा होता तो डेफिनेटली मैं इसकी ओर, देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ना हमने पढ़ी है ना आपने पढ़ी है, किसी के भी दिमाग में ये चीजें कभी नहीं बैठे रही होगी, या किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया होगा एटलीस्ट, राइट। लेकिन फिर भी आपको ये क्वेश्चंस मार्क करने हैं, और राइट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क करना आपकी मजबूरी है, आपको क्वेश्चन मार्क करके ही नंबर मिलने हैं। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको लगानी ही पड़ेगी जिनको आप आइडेंटिफाई कर सको। ऐसे आपने मिसरीड नहीं करना है। अगर ये काउंसिल पढ़ लिया होता, मैंने पार्टनरशिप ना पढ़ा होता इसको और काउंसिल के तौर पे इसको रीड कर लिया होता, जैसे कि लिखा भी हुआ है, तो हड़बड़ी में, तो हो सकता है कि मैं इसको राइट मार्क कर देता। अब देखो, ये रॉन्ग, यहाँ से सीखनी हमने ये बात है कि देखो, ये सेकंड स्टेटमेंट की लैंग्वेज देखो। लैंग्वेज कह रही है कि द यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल, राइट। इस चीज को देखो यहाँ पे, क्या कोई दो कंट्रीज ऐसे कोई एग्रीमेंट कर सकती है जिससे कि वो एक्सप्लिसिटली बोले कि मैं टेक्नोलॉजी को या फिर प्रोग्रेस को अपने कंट्रोल में लाना चाहती हूँ? सोचो, अगर चाइना ने ऐसा एग्रीमेंट किया होता तो वेस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करता, समझ रहे हो, कि दे आर एस्टेब्लिशिंग देयर हेजेमनी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, समझ रहे हो। सो दिस इज द लैंग्वेज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई। इसको आप आउटराइटली रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। ओह यस, मैंने मार्क भी यही किया है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, राइट। तो मैंने मिसरीड करने के बावजूद मैंने अपना आंसर यही मार्क किया है एंड दिस इज द आंसर, राइट। अब इसके बारे में देखो, यहाँ से हमने एक बात और भी ये सीखनी है कि यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ये लैंग्वेज वो चाहता है कि आप इस लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाए। फिर उसने यहाँ हिंट छोड़ा हुआ है कि यूएसए एंड ईयू, यूएसए एंड ईयू, समझ रहे हो। ये हिंट आपको बता रहा है कि हाँ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो सकती है, जाने की चांसेस ज्यादा है। आपको ऐसे क्वेश्चन में बस चांसेस पे खेलना होता है, राइट। इन हिंट्स को ढूंढना होता है, मैच करना होता है। इसी तरीके से आप जो है इसके क्वेश्चन के कोड को क्रैक कर पाओगे। देखो, क्योंकि देखो, दिस पार्टनरशिप इज सो ओल्ड, 1997 की पार्टनरशिप है और आज ये उसे पूछ रहे हैं, राइट। किसी ने नहीं पढ़ा होगा। और इस चीज को, ये जो पार्टनरशिप है इंडिया यूएसए और ईयू की पार्टनरशिप, राइट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, बट डोमिनेट करने की कोई बात यहाँ पे नहीं चल रही है, राइट। सो ये चीजें आपने यहाँ से याद रखनी है। आप मुझे ये बताएंगे कि इंडिया का, राइट, चलो ये मैं ही बता देता हूँ, देयर इज समथिंग नोन एज DTTI, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, इंडिया के साथ इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, राइट। तो ये इनिशिएटिव भी पूछा जा सकता है, काफी पुराना है, हालांकि 2012 के आसपास का है, राइट। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं कि बोलेंगे कि ये इनिशिएटिव किस कंट्री के रेफरेंस में हमारे यहाँ न्यूज में रहता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने यूएसए के साथ चारों के चारों बेसिक एग्रीमेंट्स, जिनके बारे में आपने सुना होगा, कॉम कासा, राइट, कॉम कासा,
लेमोआ लेमोआ बेका, राइट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, एंड जीएसओएमआईए। ये चारों एग्रीमेंट्स जो इनके बेसिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होते हैं डिफेंस के, राइट, नॉन नेटो अलायंस अलाइज के साथ जो यूएसए ने शेयर करके रखे हुए हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एटसेट्रा, लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एटसेट्रा के, वो सारे बेसिक एग्रीमेंट्स जो है हमने ऑलरेडी साइन कर रखे हैं। यहाँ से वो फंडामेंटल क्वेश्चन इस चीज से बना सकता है कि ये इनिशिएटिव इंडिया का किसके साथ है, नंबर वन। नंबर दो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रिसेंटली बात चल रही है कि हम जो है प्रीडेटर बी ड्रोन, राइट, प्रीडेटर बी ड्रोन किसी कंट्री से खरीदने की बात चल रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये कौन सी कंट्री है। आप मुझे ये भी बताएंगे कि इंडिया ने M77 होवित्जार 3-4 साल पहले कहीं से ली थी, कहीं से परचेज की थी। आप मुझे ये बताएंगे कि होवित्जार हमने कहाँ से ली है, राइट। सो ये कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। देखो, ये देखो, दिस इज द स्टेटमेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है विच इज टेस्टिंग योर फंडामेंटल नॉलेज, राइट। फंडामेंटल नॉलेज, आपके अंदाजे की नॉलेज कि लगभग कितने एक्सपोर्ट्स हमारे गुड्स के हो रहे हैं, गुड्स के हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये ये इकोनॉमिक सर्वे की बहुत माइन्यूट डिटेल से पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को यूजुअली मिस कर लेते हैं लोग। मेरा अपना मानना यह है कि नॉर्मली जब भी यूपीएससी, अब देखो, ये जब भी आप नॉर्मलाइजेशन वाले इस तरीके के जो भी मान लो कोई ऐसी चीजें हैं जो अनजस्टिफाइड रूल है, राइट, जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऐसे जो रूल्स डिराइव किए हुए हैं मैंने खुद पीवाईक्यू के एनालिसिस से, एक रूल ये है, जब वो आपको कहीं पे फैक्ट दे, राइट, तो उस फैक्ट के लिए हमेशा एकदम कान सतर्क कर देने चाहिए, ठीक है, कान खड़े होकर के उसे आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि फैक्ट को कहीं पे भी किसी भी तरीके से टेम्पर करना एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होता है, राइट। नॉर्मली वो स्टेटमेंट्स गलत होती है, फैक्चुअल जो इस तरीके की बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट होती है, नॉर्मली वो गलत होती है। मैं अगेन नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अगेन ये 10 में से हो सकता है सिर्फ 7 क्वेश्चन पे लागू हो, बट ऐसा है कि 7 क्वेश्चन पे ये जरूर आपके लागू होगा ही होगा ये प्रिंसिपल। तो इंडिया अकाउंट्स टू 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। ये ऐसा ही क्वेश्चन देखो हमने कल देखा था ऊपर गोल्ड वाला, और उससे रिलेटेड कुछ एक डाउट्स भी थे, राइट, उनको भी अभी क्लियर करेंगे लास्ट में वीडियो में, मुझे याद रहना चाहिए, राइट। सो इंडिया अकाउंट्स टू 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। ये मुझे पता था कि ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि गुड्स की बात है, यहाँ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया के काफी कम है इसके कंपैरिजन में, राइट। दैट इज अराउंड, आई थिंक अराउंड 1.7% और बिलो 2% है। ये मेन चीज है, बिलो 2% हमारे जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इंडिया के हैं, राइट। बाकी ये फैक्चुअल डेटा उतना आपको हर चीज याद नहीं रखना है, लेकिन ये आपसे बस कॉन्सेप्ट पूछ रहा था। अब ये 3.2% के आसपास तो इंडिया के, ठीक है, सर्विसेज के इम्पोर्ट्स हैं, सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स इंडिया के लगभग 3.5% के आसपास जाते हैं, और सर्विसेज के इम्पोर्ट्स लगभग इतने हैं। और इंडिया के जो जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, याद रखना, वो गुड्स के एक्सपोर्ट से कम हैं। ये मत समझना कि ये गुड्स कि भैया हमारा सर्विसेज सेक्टर बहुत बेहतर है तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हो रहे होंगे, नो। गुड्स के एक्सपोर्ट्स फिर भी हमारे जो है ज़्यादा है कंपैरेटिवली, राइट। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपके प्रीलिम्स में फिर से आपके पूछा जाए। And then many local companies and some foreign companies operating in India have taken many, देखो लैंग्वेज समझो, many, some, right, some have taken advantage of India's production linked incentive scheme। अब देखो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है, ये डिपार्टमेंट वाइज एक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ये स्कीम्स हैं, राइट, पीएलआई स्कीम्स। फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएंगे कि इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग से पीएलआई का एक अलग से वर्जन क्रिएट किया गया है, उस स्कीम का नाम क्या है, राइट, और वो कौन सी मिनिस्ट्री की है। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लगभग 14 सेक्टर्स पे इंडिया में काम कर रही है। फॉर एग्जांपल सोलर सेक्टर हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी, ठीक है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा हो गया, व्हाइट गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग मिनिस्ट्री से उनको इंसेंटिव मिल रहा है। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, बट डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पेक्टिव चीजों को, ठीक है, रिस्पेक्टिव सेक्टर में, ठीक है, सेक्टर वाइज अप्रोच इसमें ली गई है, और उन सेक्टर्स को यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे ही आपको जो है इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो ये टोटल प्रोडक्शन पे नहीं है, ये इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है।
तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। आई डोंट थिंक कि इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ रिसर्च करनी चाहिए, राइट? क्योंकि दिस इज़ अ प्लेन क्वेश्चन, राइट? ये फैक्ट किसी को पता है तो पता है, नहीं पता है, ये पता है कि हाँ, हमारे एक्सपोर्ट लगभग ग्लोबल एक्सपोर्ट के 2% से कम है। यहाँ से हाँ, एक चीज़ जो यहाँ से हम बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? पहली चीज़ कि इंडिया जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पोर्ट करती है दैट इज़ क्रूड ऑयल। ये आप सभी को पता होगा, राइट? क्रूड ऑयल। सेकंड नंबर पे आपके गोल्ड आते हैं, ठीक है? और राइट, और फिर तीसरे चौथे नंबर पे आपके जो है रिफाइनरी प्रोडक्ट या फिर जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो आते हैं। पांचवें छठे नंबर पे चल के आपका जो है इम्पोर्टेड आइटम, राइट, वो आ रहा है वेजिटेबल ऑयल। ये आपने यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है कि वेजिटेबल ऑयल जो है इंडिया सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल इंपोर्ट वेजिटेबल ऑयल का करता है। ये पीयूआईक्यू में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेशनल मिशन ऑन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम करके भी एक मिशन नया चला हुआ है, और इस वजह से भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके बने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि इंपोर्ट तो चलो हम इतना कर गए, मुझे नंबर वन आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल का है तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किस चीज का है। और यहाँ आप इस फैक्ट को जान के हैरान हो जाएंगे कि इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, बिल्कुल पेट्रोल, एक एक तरीके से आप बोले पेट्रोलियम को वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। और जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करता है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एक तरीके से रिफाइंड प्रोडक्ट्स को हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि आपको जो है थोड़ा पता रहना चाहिए, राइट? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ, ओ सॉरी यस, ये मैंने यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये जो 1997 का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया, ओ सॉरी 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 सॉरी, सो ये मैंने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया इसके साथ, राइट? सो दिस इज नॉट 1997 का पैक्ट, ये वो पुराना पैक्ट है एक्चुअली, राइट? ये 2-3 दिन पहले मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, और वो यहाँ कंफ्यूज हो गया, यस। तो ये तो रिसेंट फैक्ट है, राइट? और ये है वो 1997 का पैक्ट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। बाकी यहाँ पे ये सब सही है, लेकिन ये चीज है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी। ये ट्रीटी ना गुरु, ये 1997 के आसपास की ट्रीटी थी, जब आपका एशियन क्राइसिस वगैरह आया उसके बाद की ये ट्रीटी है, राइट? अब ये ट्रीटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वहां पे बनाई गई है। हमें कुछ नहीं पता कि ये ट्रीटी, ठीक है, अब इतनी पुरानी ट्रीटी सोचो कौन पढ़े, राइट? फिर भी आपको जो है इसके इसके आंसर को, ये मैंने तो स्किप कर दिया क्योंकि इसमें कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन अगेन इसके आंसर को आप जो है यहाँ से क्रैक कर सकते थे, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। अब यहीं से पता चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है इस स्टेबिलिटी, कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रही होगी, डेफिनेटली स्टेबिलिटी की बात यहाँ मॉनेटरी स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रही होगी। तभी आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को भी देखें कि लिमिट्स द लेवल्स ऑफ बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, डेफिनेटली ये आपकी मॉनेटरी स्टेबिलिटी से लिंक कर रहा है। लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, मेक्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब है कि क्या एक यूरोपियन कंट्री दूसरी यूरोपियन कंट्री के लिए, ठीक है, अपने हॉस्पिटल, अपने स्कूल्स, इन सब चीजों को शेयर करने के लिए क्या उनपे बाइंडिंग ये है, राइट? क्या वो टोल टैक्स एक दूसरे की, ठीक है, कंट्री वाइज डिफरेंशियल टोल टैक्स रेट नहीं लगा सकते, समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है, और नॉर्मली इतनी ब्रॉड जो जस्टिफिकेशन किसी चीज की, इतनी ब्रॉड डेफिनेशन कहीं पे दी जाती है वो नॉर्मली आपकी गलत रहती है, राइट? देन enables the countries of European Union to share their technologies। भाई ये तो हवा में, ठीक है, ये एनेबल करना तो चलो हो सकता है, अगर यहाँ मैंडेट लिखा होता तो ये डेफिनेटली गलत होती। एनेबल्स द शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शेयरिंग की इसमें बात नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी इज समथिंग जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट? आप एक यूनिवर्सल या फिर एक एक तरीके से ठीक है, एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट करके टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए सीधा रास्ता साफ नहीं कर सकते, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाएगा भाई, समझ रहे हो ना? कंट्रीज ने इतना इन्वेस्ट किया है, जर्मनी ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट किया है, अगर वो उसी चीज को, ठीक है, मान लो वो लक्समबर्ग के साथ शेयर करने लग जाए और लक्समबर्ग किसी और को, फिर समझ रहे हो वहां सिक्योरिटी की उतनी गारंटी ना हो। सो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है, इसलिए इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आंसर इज ओनली वन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन फिर से बन सकता है, बहुत बहुत पुरानी ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट है, और यूरोपियन
कमीशन जो है, राइट, यूरोपियन कमीशन, राइट, वो इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, एनफोर्समेंट को। यहाँ से असाइनमेंट आपके लिए ये है, नंबर 1 आपको, ठीक है, जो यहाँ पे असाइनमेंट में देखना है, दैट इज कि पहले आप मुझे बताएंगे कि शेंगेन, ठीक है, शेंगेन एरिया या फिर शेंगेन रीजन, कौन से रीजन या कौन से एरिया को कहा जाता है, ठीक है, एस सी एच, ठीक है, एस सी एच, शेंगेन एरिया या शेंगेन रीजन, किस चीज के रेफरेंस में ये कहा जाता है, राइट। नंबर 1 आपको ये बात बतानी है यहाँ पे। एंड नंबर 2 आप मुझे ये भी बताएंगे कि राइट, कि इस सॉरी, यस, जो आपका यूरोजोन है, यूरो जोन, ये यूरो जोन कौन सी ट्रीटी के तहत, राइट, कौन सी ट्रीटी के तहत क्रिएट किया गया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। नेक्स्ट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव, ऑल द कंट्रीज है ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड एवर कॉम्पैक्ट फॉर ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। इसे तो आप इस तरीके के ऑप्शन को सीधे ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली कोई भी कॉम्पैक्ट ना यूनिवर्सल रिकॉग्निशन बहुत कम मिली हुई है। इवन आपके फॉर एग्जांपल यूएन क्लॉज को भी यूनिवर्सल रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है। ये तो रीसेंट एक पिछले साल एक खबर आई थी कि जो आपकी ठीक है, जो कन्वेंशन नंबर 182 है ऑफ आईएलओ, ठीक है, उस कन्वेंशन को यूनिवर्सल रिकॉग्निशन मिल गई है, राइट। सो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिनको थोड़ी बहुत यूनिवर्सल रिकॉग्निशन मिली हुई है, नॉट ऑल द मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट, सारी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, राइट। सो ये आप जो है इस स्टेटमेंट को इस ग्राउंड पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है ये, राइट। नॉर्मली कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है जिसको यूनिवर्सल रिकॉग्निशन मिले। सेकंड, द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स स्टेटेड इन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन आर बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर कंट्रीज। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद आना चाहिए, 2021 का उन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा कि जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट है, क्या वो बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है। भाई, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स भी बाइंडिंग नहीं है, समझ रहे हो। हम उस दिन ये तक डिस्कस कर रहे थे कि इवन आपके फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, राइट, फॉर एग्जांपल जो आपके ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, राइट, ऐसी चीजें भी कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रख रही है, दीज आर वॉलंटरी अरेंजमेंट्स, राइट। और ये जो कमिटमेंट्स है इस कॉम्पैक्ट के अंडर, राइट, इस कॉम्पैक्ट के अंडर, जो कि एक बेसिकली डेक्लेरेशन ही है। Normally declarations etc., compacts etc., these are not binding. Treaties are binding. ट्रीटीज आर बाइंडिंग, राइट। सो अगर वो ट्रीटी की बात करें तो बाइंडिंग है, कन्वेंशंस की बात करें पॉसिबिलिटी है कि वो बाइंडिंग हो, कुछ एक कन्वेंशन ऐसी होती है जिनको बाइंडिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। सो ये जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे डिक्लेरेशन बोल दे, फॉर एग्जांपल वो आपसे कॉन्फ्रेंस बोल दे, कॉम्पैक्ट बोल दे, तो नॉर्मली वो बाइंडिंग नहीं होती है, समझ रहे हो। इनिशिएटिव बोल दे, नॉर्मली वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, समझ रहे हो। एंड देन द जीएसएम एड्रेसेस द इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। और ये लग भी रही है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट रह रही है कि हाँ, वाई ओनली इंटरनेशनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन को भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा, तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट है, राइट। तो थ्री ओनली वन स्टेटमेंट इज द आंसर, और यही है राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ठीक है, कि क्या इंडिया a signatory and has India ratified the UN Convention on Refugee। तो जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 की, 1951, वो रिफ्यूजी कन्वेंशन क्या इंडिया ने साइन की है या क्या उसे रेटिफाई किया है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप ये लेक्चर सीरीज या फिर ये छोटे वीडियो सीरीज आपके रिवीजन में, और हाँ, इसके लिए सॉरी, राइट, ये जो यहाँ पे हुआ एक छोटी मिस्टेक है, राइट, डेट वगैरह की, और इसके लिए सॉरी। सो आई होप ये लेक्चर सीरीज आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रही होंगी। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए, जो आपको असाइनमेंट दी गई है प्लीज ट्राई टू डू ऑल ऑफ दिस, एंड देन एवरी डे एट 6 PM आपको इस चैनल पे ये लेक्चर्स अपलोड होते हुए मिलेंगे। आप जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरी फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी पे देख सकते हैं डेली, उसके भी लिंक आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
एज ऑलवेज लव यू ऑल, फीडबैक अपना देते रहिए।